Now we'll see the second glimpse of second law of thermodynamics. ठीक है, second law of thermodynamics क्या बताता है? Actually it tells about the quality of energy. अब बात ये जनरली आती है कि ये quality of energy क्या है. देखिए हम जानते हैं, हम सभी लोग जानते हैं ऑलमोस्ट, आई होप आप भी जानते होंगे, जिसने भी एक बार थर्मोडायनामिक्स इवन टच भी किया होगा वो सब लोग जानते होंगे कि वर्क इज कॉल्ड एज द हाई ग्रेड एनर्जी एंड द हीट इज कॉल्ड एज द लो ग्रेड एनर्जी. क्वालिटी ऑफ एनर्जी का मतलब ये है, सिंपली क्वालिटी ऑफ एनर्जी का मतलब ये है कि उस एनर्जी में कितना वर्क पोटेंशियल है. ठीक है ना, यानी कि उसमें कितना वर्क पोटेंशियल, कितना उससे हम वर्क एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. दिस इज एग्जैक्टली कॉल्ड एज द क्वालिटी ऑफ एनर्जी. सिंपल वे में एक लाइन. ठीक है ना, क्वालिटी ऑफ एनर्जी का मतलब यही होता है कि उस एनर्जी से कितना हम वर्क एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. दैट इज एग्जैक्टली कॉल्ड एज द क्वालिटी ऑफ एनर्जी. क्वालिटी ऑफ एनर्जी डिग्रेड करता जाएगा, उसका वर्क पोटेंशियल क्या होता जाएगा, वर्क पोटेंशियल डिक्रीज करता जाएगा, डिग्रेड करता जाएगा. और एक बार क्वालिटी ऑफ एनर्जी डिग्रेड कर गया तो फिर से एक रिकवर होने वाला नहीं है. ध्यान दीजिएगा, एक बार एनर्जी इज कंजर्व्ड बट द क्वालिटी ऑफ एनर्जी इज नेवर कंजर्व्ड. ठीक है ना, क्वांटिटी ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व्ड. देखिए दो चीजें हैं, क्वांटिटी है, क्वालिटी है. क्वांटिटी ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व्ड बट द क्वालिटी ऑफ एनर्जी नेवर कंजर्व्ड. एक बार क्वालिटी डिग्रेड कर गया तो क्वालिटी आपका फिर से रिकवर नहीं किया जा सकता है. क्वालिटी डिग्रेड कर गया यानी कि वर्क पोटेंशियल डिग्रेड कर गया, उससे हम क्या कर सकते हैं, वर्क पोटेंशियल, वर्क एक्सट्रैक्ट ज्यादा नहीं कर सकते हैं. दिस इज एग्जैक्टली कॉल्ड एज द क्वालिटी ऑफ एनर्जी. साथ ही साथ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ द प्रोसेस बताता है. ठीक है ना, डायरेक्शन ऑफ द प्रोसेस, कौन सा डायरेक्शन पॉसिबल है, कौन सा डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है और क्यों नहीं पॉसिबल है, ये सारा कुछ डील करता है. ठीक है ना, ठीक है ना. सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का बेसिकली दो स्टेटमेंट है. एक तो आपका केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, एक तो केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट और दूसरा क्या है, दूसरा आपका क्लॉसियस स्टेटमेंट. ये दोनों स्टेटमेंट हम देखेंगे, डोंट वरी. केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट ये है कि PMM2 perpetual motion machine of second type is not possible. ठीक है, परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ सेकेंड टाइप इज नॉट पॉसिबल. ये क्या कहता है, परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ सेकेंड टाइप क्यों नहीं पॉसिबल है, क्योंकि परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ सेकेंड टाइप ये कहता है, ठीक है ना, कि अगर कोई सिस्टम साइक्लिक, ठीक है ना, थर्मोडायनामिक साइकिल में वर्क कर रहा है. ध्यान दीजिएगा, परपेचुअल का मतलब ही होता है कॉन्टिन्यूअस. अगर किसी सिस्टम से कॉन्टिन्यूअस वर्क डन आपको लेना है, कॉन्टिन्यूअस वर्क डन लेना है, दैट सिस्टम मस्ट अंडरगोइंग अ साइकिल, थर्मोडायनामिक साइकिल. ठीक है ना, मस्ट अंडरगोइंग अ थर्मोडायनामिक साइकिल. तो मैंने कहा परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ सेकंड टाइप इज नॉट पॉसिबल. और ये परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ सेकंड टाइप क्या कहता है कहता है कि कोई भी सिस्टम अंडरगोइंग अ साइकिल ये क्या करेगा, आपको कॉन्टिन्यूअस वर्क डन देगा, वर्क आउटपुट एक्चुअली. ठीक है ना, मेनली डिनोट कर दे रहा हूं, वर्क आउटपुट देगा व्हेन इंटरेक्टिंग विद द सिंगल रिजर्वायर, व्हेन इंटरेक्टिंग विद द सिंगल रिजर्वायर, थर्मल एनर्जी रिजर्वायर. ठीक है ना, सिंगल रिजर्वायर से इंटरेक्ट करके क्या करेगा, कॉन्टिन्यूअस वर्क डन देगा. अगर आपका अगर ऐसा हुआ, ठीक है ना, फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, परपेचुअल मोशन मशीन 2 ऑफ सेकंड टाइप क्या है आपका, ये आपका सिस्टम विच इज अंडरगोइंग अ थर्मोडायनामिक साइकिल गिव्स द वर्क आउटपुट व्हेन इंटरेक्टिंग विद द सिंगल रिजर्वायर. ठीक है ना, और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स यही कहता है, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट यही कहता है कि ऐसा मशीन बनाना इम्पॉसिबल है, ऐसा मशीन बनाना इम्पॉसिबल है. कोई भी सिस्टम वर्किंग अंडर अ साइकिल सिंगल रिजर्वायर से इंटरेक्ट करके वर्क आउटपुट नहीं दे सकता है. दिस इज एग्जैक्टली द केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट. ठीक है ना, ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है. ठीक है, क्योंकि अगर ऐसा पॉसिबल हुआ, थोड़ा रियलाइज करें, आई एम टॉकिंग अबाउट द इफिशियंसी ऑफ PMM2. क्या होता है इफिशियंसी, इफिशियंसी इज आउटपुट बाय इनपुट.
आउटपुट बाय इनपुट, आउटपुट बाय इनपुट W बाय Q, आउटपुट क्या है W और इनपुट क्या है आपका Q, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू द एनर्जी कंजर्वेशन, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ dW इज इक्वल टू द साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ dQ, यानी कि यहां पे क्या होगा Q इज इक्वल टू W होगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स तो एनर्जी कंजर्वेशन को सिर्फ बताता है, बाकी तो कुछ बताता ही नहीं है। तो ये बता दिया कि हाँ एनर्जी कंजर्वेशन होगा अगर सिस्टम ये साइकिल में आपका वर्क कर रहा है तो, ठीक है ना। व्हाट इज दैट, Q इज इक्वल टू W आउटपुट हो जाएगा आपका। जब W आउटपुट हो जाएगा व्हाट हैपन एग्जैक्टली, W आउटपुट हो जाएगा व्हाट हैपन एग्जैक्टली, W कैंसिल आउट और ये 1 और ये क्या हो जाएगा आपका 100% हो जाएगा, ये आपका 100%। और आप भी जानते हो कि कंप्लीटली हीट इज लो ग्रेड एनर्जी, वर्क इज हाई ग्रेड एनर्जी। कंप्लीटली लो ग्रेड एनर्जी को हाई ग्रेड एनर्जी में कन्वर्ट करना इम्पॉसिबल है, इसलिए इफिशियंसी किसी भी हीट के लिए, किसी भी थर्मल सिस्टम के लिए इफिशियंसी आपका, ठीक है ना, थर्मल इफिशियंसी ऑफ एनी इंजन, थर्मल इफिशियंसी ऑफ एनी इंजन, ठीक है ना, किसी भी इंजन का थर्मल इफिशियंसी कभी भी 100% नहीं हो सकता है, ये बात ध्यान रखिएगा। इसलिए केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट इज नॉट पॉसिबल। नाउ वी हैव सीन दैट PMM2 इज नॉट पॉसिबल। मैंने कहा कि 100% इफिशियंसी नहीं हो सकता है, PMM2 पॉसिबल नहीं है, एंड दैट इज एग्जैक्टली केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। लो ग्रेड एनर्जी को कंप्लीटली हाई ग्रेड एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, उसका कुछ ही पोर्शन हम क्या कर सकते हैं, हाई ग्रेड एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। कई लोगों को ये लग रहा होगा जो थर्मोडायनामिक्स बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं पढ़े होंगे, ठीक है, उन लोगों कई लोगों को ये लग रहा होगा कि कार्नोट साइकिल, कई लोगों को ये लग रहा होगा कि कार्नोट साइकिल, कार्नोट इंजन या कार्नोट साइकिल का इफिशियंसी 100% होता है। तो सबसे पहले जिनको भी ये डाउट हो रहा है पहले ही क्लियर कर दूं कि कार्नोट इंजन का इफिशियंसी भी कभी 100%, कार्नोट साइकिल का इफिशियंसी या कार्नोट इंजन का इफिशियंसी भी कभी 100% नहीं होता है। नेवर द इफिशियंसी ऑफ कार्नोट साइकिल और कार्नोट इंजन इज 100%, क्योंकि अगर 100% होगा तो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, PMM2 हो जाएगा, और PMM2 हो जाएगा व्हाट हैपन एग्जैक्टली, PMM2 हो जाएगा केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग PMM2 इज नॉट पॉसिबल। कोई भी सिस्टम वर्किंग अंडर साइकिल इफ इंटरैक्टिंग विद द सिंगल रिजर्वायर देन इट कैन नॉट प्रोड्यूस वर्क आउटपुट टू द सराउंडिंग, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखिएगा। वर्क आउटपुट बाय द सिस्टम जो भी कह लो, ठीक है, वर्क आउटपुट नहीं देगा, ये सीधी सी बात है। तो मैंने कहा कार्नोट इंजन का भी 100%, वो भी किस पे डिपेंड करता है एक्चुअली, वो भी एक्चुअली आपका डिपेंड करता है, ये थर्मल एनर्जी रिजर्वायर के टेम्परेचर लिमिट पे T1 एंड T2 बाद में हम देखेंगे, डोंट वरी। ये थर्मल एनर्जी के रिजर्वायर पे डिपेंड करता है, और इसके बीच में आपका एक कार्नोट इंजन लगा होता है, और इसके पे कंप्लीटली डिपेंड करता है, दैट मींस Q1 एंड Q2 कंप्लीटली T1 एंड T2 पे डिपेंड करता है। द इफिशियंसी ऑफ द कार्नोट इंजन डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर लिमिट्स ऑफ द रिजर्वायर, इस बात का ध्यान रखिएगा। वो भी 100% कभी भी नहीं होता है, 100% तभी होगा जब Q2 आपका क्या हो जाए, 0 हो जाए, और Q2 कभी भी 0 हो ही नहीं सकता है, ठीक है ना, Q2 कभी भी 0 हो ही नहीं सकता है, कुछ ना कुछ हीट रिजेक्शन तो होगा ही। अगर Q2 0, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट आपका वैलिड नहीं होगा, और वैलिड नहीं होगा तो आपका ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग एक चीज रियलाइज, अब थोड़ा सा बहुत जरूरी है ये चीज समझना। जनरली स्टूडेंट इसे थर्मोडायनामिक्स में नहीं देखते हैं, नहीं समझते हैं इस चीज को, लेकिन इस चीज को मैं यहाँ पे रियलाइज कराऊंगा, ठीक है ना, क्योंकि आगे मुझे थोड़ा सा कार्नोट थ्योरम बताना है, तो वो कार्नोट थ्योरम में इस चीज की जरूरत होगी, इसलिए मैं थोड़ा सा रियलाइज कराने की कोशिश कर रहा हूं। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट क्या कहता है? केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट ये कहता है कि अगर सिंगल रिजर्वायर से इंटरेक्ट हो रहा है कोई भी सिस्टम अंडर गोइंग अ साइकिल,
अंडरगोइंग अ साइकिल, ये कभी भी वर्क आउटपुट नहीं देगा। केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट का स्टेटमेंट ये है कि वर्क आउटपुट कभी भी नहीं देगा एक सिस्टम वर्किंग अंडर अ साइकिल इंटरैक्टिंग विद द सिंगल रिजर्वायर, कभी भी वर्क आउटपुट नहीं देगा। बट व्हाट अबाउट द वर्क इनपुट? सिंगल रिजर्वायर से इंटरैक्ट करके साइक्लिक सिस्टम है आपका, ठीक है ना, सिस्टम वर्किंग अंडर अ साइकिल, इस पे वर्क इनपुट तो हो ही सकता है ना। इसके लिए कहीं भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं लगा रहा है, कोई भी स्टेटमेंट में ऐसा कोई लाइन ही नहीं है, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट में ऐसा कोई लाइन ही नहीं है जिसमें यह बताए कि वर्क इनपुट हम नहीं दे सकते हैं। वो सिर्फ इतना ही कर रहा है, बस इसी पे रिस्ट्रिक्शन, मेनली किस पे रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, उसका स्टेटमेंट ये है, और किस पे रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है, वर्क आउटपुट कभी भी नहीं होगा इफ सिस्टम वर्किंग अंडर अ साइकिल इंटरैक्टिंग विद सिंगल रिजर्वायर, वर्क आउटपुट कभी भी नहीं होगा, इस पे रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है। लेकिन केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट कभी भी इस पे इंस्ट्रक्शन नहीं लगाता, रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाता कि आप वर्क इनपुट नहीं दे सकते हैं। वर्क इनपुट हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, वर्क नेटवर्क क्या हो सकता है आपका, जीरो भी हो सकता है इफ इंटरैक्टिंग विद द सिंगल रिजर्वायर। तो यानी कि according to the Kelvin Planck statement, according to the Kelvin Planck statement, according to Kelvin Planck statement, Kelvin Planck statement, there may be work input to the system or work is equal to 0 when interacting with the single reservoir। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, रिजर्वायर। देयर मे बी पॉसिबल लिख दे रहा हूं मैं, क्योंकि केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट क्या करता है, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट ये रिस्ट्रिक्ट करता है कि वर्क आउटपुट नहीं होगा सिंगल रिजर्वायर से इंटरैक्ट कर रहा है तो, लेकिन ये कहीं भी नहीं कह रहा है कि वर्क इनपुट टू द सिस्टम नहीं हो सकता है, या वर्क ट्रांसफर टू द सिस्टम नहीं हो सकता है, या वर्क इज इक्वल टू 0 नहीं हो सकता है व्हेन इंटरैक्टिंग विद द सिंगल रिजर्वायर। तो ये हो सकता है, तो इसे क्या कहते हैं, यानी कि ये पॉसिबल है। द W is less than equal to 0. This is exactly called as the analytical concept of Kelvin Planck statement। एनालिटिकली ये कहा जा सकता है, एनालिटिकली हम क्या कह सकते हैं, ये कह सकते हैं कि केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, एनालिटिकली ये कह सकते हैं कि अगर सिंगल रिजर्वायर से होगा तो वर्क आउटपुट नहीं होगा, बट दैट कैन बी पॉसिबल, दैट मे बी पॉसिबल, ये पॉसिबल हो सकता है। W लेस देन और इक्वल टू 0। अब बात ये है कि लेस देन 0 कब होगा ये भी बता दूं। आप सोच रहे होगा कि ये कहाँ काम आएगा, डोंट वरी, ये काम आएगा, इस बारे में निश्चिंत रहिए, ये काम आएगा जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। W लेस देन 0 ये किसके लिए होगा, इरिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए ये पॉसिबल है, ये इरिवर्सिबल साइकिल के लिए, इट विल बी बेटर, इरिवर्सिबल साइकिल, नॉट प्रोसेस, इरिवर्सिबल साइकिल, ठीक। एंड W इज इक्वल टू 0 फॉर रिवर्सिबल साइकिल, W इज इक्वल टू 0 फॉर रिवर्सिबल साइकिल, ठीक है। दिस इज एग्जैक्टली योर एनालिटिकल रिजल्ट फॉर द केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा, मैंने कहा काम आएगा जब कार्नोट थ्योरम हम देखेंगे, तो कार्नोट थ्योरम हम देखेंगे। तो नाउ मूव टू द नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट किस पे हम चलते हैं, और यहीं से आया था एक्चुअली आपका कॉन्सेप्ट ऑफ इंजन। और कॉन्सेप्ट ऑफ द इंजन क्या होता है आपका, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट ऑफ द इंजन यही होता है कि आपका TER ये भी है, T1 इसे समटाइम्स कह सकते हैं सोर्स, यहां से सप्लाई होगा, ये आप Q1 क्या करोगे, सप्लाई करोगे एक इंजन पे, और
दैट वन इज द इंजन Q2 रिजेक्ट हुआ, ये भी आपका TER T2, समटाइम्स दैट वन इज कॉल्ड एज अ सिंक। सोर्स का मतलब जहां से सप्लाई हो, सिंक का मतलब जहां रिजेक्शन हो। तो ये क्या होगा, अब आपका वर्क आउटपुट मिलेगा, अब आपका वर्क आउटपुट मिलेगा, वर्क आउटपुट मिलेगा। व्हाट हैपन एग्जैक्टली अकॉर्डिंग टू द एनर्जी कंजर्वेशन, अकॉर्डिंग टू द एनर्जी कंजर्वेशन दैट मींस द Q1 माइनस Q2 इज इक्वल टू W आउटपुट, ठीक है ना, W out। and now what we can write down, the performance parameter efficiency, thermal efficiency is equal to the W output, W out by Q1, and that can be also written as the Q2 by Q1, क्योंकि W को क्या लिख सकते हैं, Q1 minus Q2, that's why what we can write down the 1 minus Q2 by Q1. This is exactly the concept of the engine, thermal efficiency. We'll see thermal efficiency, and thermal efficiency is always less than 1. कितना भी आइडियल साइकिल बना लो, कितना भी आइडियल साइकिल, अरे कार्नोट साइकिल से ज्यादा आइडियल साइकिल कुछ नहीं हो सकता है, बट स्टिल कार्नोट साइकिल के लिए हाँ मैक्सिमम इफिशियंसी होगा, सेम टेम्परेचर लिमिट के बीच मैक्सिमम इफिशियंसी जरूर होगा, लेकिन 100% इफिशियंसी कभी भी नहीं होगा, क्योंकि लो ग्रेड एनर्जी, हीट इज व्हाट, थर्मल एनर्जी इज लो ग्रेड एनर्जी, और लो ग्रेड एनर्जी को हाई ग्रेड एनर्जी में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना, उसका कुछ एक पोर्शन ही कन्वर्ट हो सकता है, कंप्लीट कन्वर्जन नहीं हो सकता है। दिस इज एग्जैक्टली द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ठीक है ना। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। नाउ मूव टू द क्लॉसियस स्टेटमेंट, नाउ मूव टू द क्लॉसियस स्टेटमेंट। क्लॉसियस मैंने कहा क्लॉसियस स्टेटमेंट क्या है, ये भी सेकंड लॉ का दूसरा, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है आपका स्टेटमेंट है, और इसी से हम देखेंगे कि क्या क्या मिलेगा, कॉन्सेप्ट ऑफ रेफ्रिजरेशन एंड हीट पंप का कॉन्सेप्ट मिलेगा, कहीं ना कहीं इसी से क्या मिलेगा, कॉन्सेप्ट ऑफ रेफ्रिजरेशन एंड हीट पंप का कॉन्सेप्ट मिलेगा। आपका केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट से किस चीज का कॉन्सेप्ट मिलता है, कॉन्सेप्ट ऑफ द हीट इंजन का मिलता है, यहां से आपका रेफ्रिजरेशन एंड हीट पंप का कॉन्सेप्ट मिलेगा। क्लॉसियस स्टेटमेंट आइए देखते हैं, विल सी क्लॉसियस स्टेटमेंट। मैंने कहा क्या कहता है क्लॉसियस स्टेटमेंट, क्लॉसियस स्टेटमेंट ये कहता है कि कोई भी सिस्टम, इफ एनी सिस्टम वर्किंग अंडर अ साइकिल, it cannot transfer heat from the lower thermal energy reservoir to the higher thermal energy reservoir. लो थर्मल एनर्जी रिजर्वायर से हीट को ट्रांसफर हायर थर्मल एनर्जी रिजर्वायर को हीट ट्रांसफर नहीं कर सकता है एक सिस्टम इफ वर्किंग अंडर अ साइकिल, कॉन्टिन्यूअस आपका ट्रांसफर नहीं कर सकता है। दिस इज एग्जैक्टली द क्लॉसियस स्टेटमेंट, विदाउट एनी एक्सटर्नल एफर्ट, विदाउट एनी एक्सटर्नल एफर्ट। वो विदाउट एनी एक्सटर्नल एफर्ट का मतलब या तो उस पर क्या करना पड़ेगा, अगर लोअर थर्मल एनर्जी रिजर्वायर से हायर थर्मल एनर्जी रिजर्वायर में अगर आपको हीट ट्रांसफर करना पड़ेगा एक सिस्टम विच इज वर्किंग अंडर अ साइकिल, तो आपको एक्सटर्नल एफर्ट देना पड़ेगा। वो एक्सटर्नल एफर्ट क्या हो सकता है, या तो वर्क इनपुट दीजिए या फिर थर्मल एनर्जी दीजिए हैविंग द हाई ग्रेड, मतलब you can say the thermal energy which quality is higher than the reservoirs, which having the energy, which having the quality higher than the two reservoirs, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। तो मैंने कहा कि एक्सटर्नल एफर्ट जानबूझ के कह रहा हूं, जनरली क्या होता है कि लोग स्टेटमेंट लिखवा देते हैं विदाउट एनी एक्सटर्नल वर्क इनपुट, विदाउट एनी एक्सटर्नल वर्क इनपुट। नहीं, सिर्फ वर्क इनपुट नहीं, दो तरीके के आपके रेफ्रिजरेशन सिस्टम होते हैं, दो तरीके के रेफ्रिजरेशन सिस्टम होते हैं। एक रेफ्रिजरेशन सिस्टम वो जिसमें हम वर्क इनपुट देते हैं, दैट वन इज कॉल्ड एज द मैकेनिकली ऑपरेटेड रेफ्रिजरेशन सिस्टम। एक आपका वैसा रेफ्रिजरेशन सिस्टम जिसमें हम क्या देते हैं, थर्मल एनर्जी एज एक्सटर्नल एफर्ट देते हैं, वर्क इनपुट की जगह थर्मल एनर्जी एज एक्सटर्नल इनपुट देते हैं, ठीक है ना, which having the high quality than the reservoirs, ये बात ध्यान रखिएगा, which having the high quality than the reservoirs,
रिजर्वायर से ज्यादा क्वालिटी होना चाहिए वो हम इनपुट देते हैं। ठीक है, क्वालिटी मैंने समझाया, क्वालिटी का मतलब वर्क पोटेंशियल जिसके पास ज्यादा हो। ठीक है ना, उसके कारण क्या होता है, आपका रेफ्रिजरेशन सिस्टम आपका ऑपरेट होता है, दैट वन इज कॉल्ड एज थर्मली ऑपरेटेड व्हाट रेफ्रिजरेशन सिस्टम। मैकेनिकली ऑपरेटेड थर्मल सिस्टम कौन सा होता है, वीसी साइकिल होता है, वेपर कंप्रेशन साइकिल होता है, एज वेल एज गैस रेफ्रिजरेशन साइकिल होता है। वहीं पे थर्मली ऑपरेटेड रेफ्रिजरेशन सिस्टम कौन सा होता है, थर्मली ऑपरेटेड रेफ्रिजरेशन सिस्टम आपका वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम, मैंने बताया वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, मैंने क्या कहा, क्लॉसियस स्टेटमेंट क्या होता है, कोई भी सिस्टम वर्किंग, फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, फाइनली कंक्लूड कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा कोई भी सिस्टम वर्किंग अंडर अ साइकिल, it cannot transfer heat from the lower thermal energy reservoir to the higher thermal energy reservoir without any external effort। एफर्ट कह रहा हूं मैंने कहा कि कई जगह आप देखोगे कि सीधे लिखा रहता है विदाउट एनी एक्सटर्नल वर्क इनपुट, नहीं, ये गलत है, क्योंकि जब भी हम स्टेटमेंट देंगे, एक जनरलाइज्ड स्टेटमेंट देंगे विदाउट एनी एक्सटर्नल एफर्ट, विदाउट एनी एक्सटर्नल एफर्ट में क्या हो गया, अब आपका इन जनरलाइज्ड स्टेटमेंट हो गया। जनरलाइज्ड स्टेटमेंट होने के कारण अब यहां पे क्या हो सकता है, एक्सटर्नल एफर्ट आपका डायरेक्टली वर्क इनपुट भी हो सकता है और डायरेक्टली आपका क्या हो सकता है, थर्मल एनर्जी इनपुट भी हो सकता है, हैविंग द हाई क्वालिटी देन द रिजर्वायर्स। ठीक है ना, हाई क्वालिटी देन द रिजर्वायर्स, तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो मैंने कहा जिसमें वर्क इनपुट देते हैं दैट वन इज कॉल्ड एज अ मैकेनिकली ऑपरेटेड, जिसमें क्या देते हैं, थर्मल एनर्जी एज एन इनपुट देते हैं, दैट वन इज कॉल्ड एज द व्हाट, सॉरी, दैट वन इज कॉल्ड एज द थर्मली ऑपरेटेड। मैकेनिकली ऑपरेटेड कौन से होते हैं, वीसी साइकिल, वेपर कंप्रेशन साइकिल, या जो डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर होते हैं, या फिर जो आपका एयर कंडीशनिंग सिस्टम जो आपके घरों में लगा होता है। ठीक है ना, ये सब के सब क्या है आपके मैकेनिकली ऑपरेटेड, क्योंकि कंप्रेसर होता है, रियलाइज करें कंप्रेसर होता है, और कंप्रेसर के लिए क्या करना पड़ता है, हमें इलेक्ट्रिकल इनपुट देना पड़ता है। अब इलेक्ट्रिकल इनपुट क्या करता है, मोटर को चलाता है, और मोटर क्या करता है, मोटर आपका कंप्रेसर चलाता है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक मोटर क्या करता है, मोटर इलेक्ट्रिकल वर्क टू मैकेनिकल वर्क में कन्वर्जन करता है, इलेक्ट्रिकल वर्क को सॉफ्ट वर्क, और सॉफ्ट वर्क को कहते हैं मैकेनिकल वर्क। ठीक है ना, और वो सॉफ्ट वर्क कहां ट्रांसफर करता है, कंप्रेसर को ट्रांसफर करता है। ठीक है, वहीं पे मैंने कहा वीएस सिस्टम, वीए रेफ्रिजरेशन सिस्टम जो किस पे वर्क करता है आपका, एग्जैक्टली दैट वन वर्क्स ऑन द व्हाट, थर्मली ऑपरेटेड। उसमें क्या करते हैं, थर्मल एनर्जी इनपुट एज एन इनपुट देते हैं, और वो थर्मल एनर्जी हैविंग द हाई क्वालिटी देन द रिजर्वायर्स, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये थर्मल एनर्जी में क्वालिटी की बात करें तो एक छोटा सा स्टेटमेंट दे दूं मैं कि जितना ही ज्यादा द थर्मल एनर्जी विच इज एट द हायर टेम्परेचर हैविंग द हाई क्वालिटी का मतलब उसमें वर्क पोटेंशियल ज्यादा होगा। ठीक है ना, द थर्मल एनर्जी विच इज एट द हाई टेम्परेचर हैविंग द मोर क्वालिटी, इसका मतलब उसमें वर्क पोटेंशियल, ये सीधे सीधे याद रखिएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैं बताने जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू, मैं स्टेटमेंट नहीं लिखूंगा, ऑलरेडी स्टेटमेंट 2 बार रिपीट कर दिया मैंने, और ये आप लिख सकते हैं खुद, देयर विल बी नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो मैं डायरेक्टली इसका, तो मैंने कहा दैट वन इज द TERTH, इसे TH नाम दे दे रहा हूं मैं, हायर टेम्परेचर, TH मतलब हायर टेम्परेचर रिजर्वायर, एंड दैट वन इज सॉरी TL। कोई ऐसा डिवाइस नहीं बनाया जा सकता है जो कि TL से एक्सट्रैक्ट करके हायर टेम्परेचर रिजर्वायर को ट्रांसफर कर सके, कोई ऐसा डिवाइस नहीं बनाया जा सकता विदाउट एनी एक्सटर्नल एफर्ट। दिस इज एग्जैक्टली द क्लॉसेस्ट स्टेटमेंट, इट कैन नॉट बी पॉसिबल। तो क्या है आपका, इसके थ्रू आया, दैट वन इज द कॉन्सेप्ट ऑफ
रेफ्रिजरेशन सिस्टम, कॉन्सेप्ट ऑफ रेफ्रिजरेशन आया। अब कॉन्सेप्ट ऑफ रेफ्रिजरेशन क्या आया आपका? कॉन्सेप्ट ऑफ रेफ्रिजरेशन ये आया कि दैट वन इज द TER, दैट वन इज दैट द TH, एक सिस्टम है आपका जो कि आपका ऑपरेटेड इन अ साइकिल, दैट वन इज द रेफ्रिजरेटर, दैट वन इज द वर्क इनपुट दिया मैंने कहा कि वर्क इनपुट दिया जा सकता है और थर्मल एनर्जी एज एन इनपुट दिया जा सकता है, देयर विल बी नो प्रॉब्लम एट ऑल। दोनों देखेंगे हम, थर्मल एनर्जी इनपुट तो हम कंप्लीटली VS सिस्टम पूरा का पूरा पढ़ेंगे ही, ठीक है ना। दैट वन इज that one is the TER TL, ठीक है, TL, that one is exactly, थोड़ा देखिए आप ध्यान से, यहाँ पे वर्क इनपुट दिया तो अब यहाँ पे क्या होगा, Q2 यहाँ से एक्सट्रैक्ट किया, ठीक है ना, और डोंट वरी वी विल सी द कंप्लीट स्कीमेटिक डायग्राम कि किस तरीके से होता है। डोंट वरी, जब रेफ्रिजरेशन सिस्टम में हम इन करेंगे तब एग्जैक्टली बताऊंगा कि ये कैसे एक्सट्रैक्ट करता है वर्क इनपुट देने पे और हाई टेम्परेचर रिजर्वायर को रिजेक्ट करता है। डोंट वरी, वी विल सी। बट यहाँ पे ये ध्यान देना है कि अगर वर्क इनपुट दिए तो लोअर टेम्परेचर रिजर्वायर से हीट को एक्सट्रैक्ट करेगा और हाई टेम्परेचर रिजर्वायर को क्या करेगा, रिजेक्ट करेगा। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट, ठीक है, यही आपका कॉन्सेप्ट ऑफ द रेफ्रिजरेटर है। अब यहाँ पे क्या है, जिस तरीके से परफॉर्मेंस पैरा, यहाँ पे भी एनर्जी बैलेंस कर सकते हैं। एनर्जी बैलेंस क्या लिख सकते हैं, द एनर्जी बैलेंस इज, एनर्जी बैलेंस, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड, एनर्जी बैलेंस क्या हो सकता है, Q1 माइनस Q2 इज वर्क इनपुट। अरे ध्यान दीजिएगा, W इनपुट टू द सिस्टम है, ठीक है, W इनपुट टू द सिस्टम, ये सब कुछ मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखा जा रहा है। Q1 भी मैग्नीट्यूड है, Q2 भी मैग्नीट्यूड है, Q1 माइनस Q2 इज इक्वल टू W इनपुट। जब W इनपुट लिख ही दिया मैंने तो नेगेटिव साइन की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमें क्या लेना है, मैग्नीट्यूड लेना है। दिस इज स्टिल एनर्जी बैलेंस। और यहाँ पे जो परफॉर्मेंस पैरामीटर होता है आपका, द परफॉर्मेंस पैरामीटर फॉर द रेफ्रिजरेटर, परफॉर्मेंस parameter to the refrigerator is COP। इसका नाम ही होता है COP का कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कहते हैं। COP का नाम ही होता है दैट मींस द कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या होता है, दैट वन इज डिजायर्ड आउटपुट, ध्यान दीजिएगा, डिजायर्ड आउटपुट बाय इनपुट, डिजायर्ड आउटपुट बाय इनपुट। अब थोड़ा रियलाइज करें कि यहां पे डिजायर्ड आउटपुट क्या है, डिजायर्ड आउटपुट क्या है, प्लीज थोड़ा सा इस चीज को रियलाइज करेंगे। इनपुट तो सीधे सीधे दिख रहा है कि इस केस में इनपुट तो आपका W इनपुट है, ठीक है ना, तो W इनपुट तो यहां लिख देंगे, तो नो प्रॉब्लम। लेकिन डिजायर्ड आउटपुट क्या है ये थोड़ा रियलाइज करना पड़ेगा। अब डिजायर्ड आउटपुट थोड़ा रियलाइज करें प्लीज। मैंने कहा कि सपोज टू बी दैट वन इज योर क्लासरूम, ये क्लासरूम है आपका। इस क्लासरूम को हमें एक 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे मेंटेन करना है। प्लीज ट्राई टू रियलाइज, एक रूम है आपका, दैट वन इज योर रूम, दैट वन इज योर रूम, ठीक है, रूम है आपका, सपोज टू बी इसमें विंडो है, इसमें क्या है आपका दरवाजा है, और ये वॉल है, ये सराउंडिंग है, ये सन है। थोड़ा रियलाइज करते जाना प्लीज, रियलाइज करते जाना, ये सन है, ठीक है, दैट वन इज सन, ठीक है। अब ये आपका डोर है, विंडो है, सन है, सराउंडिंग है, व्हाट हैपन एग्जैक्टली। और इसमें सपोज टू बी ऑक्यूपेंसी है, मतलब लोग हैं, इसमें बहुत सारे लोग हैं सपोज टू बी इस रूम में, ठीक है, इस रूम के अंदर सब बहुत सारे लोग हैं। अब रियलाइज करना, और इस रूम को आपको कितने पे मेंटेन करके रखना है, सपोज टू बी 5 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन करके रखना है। 5 डिग्री सेल्सियस पे अगर मेंटेन करके रखना है, व्हाट हैपन एग्जैक्टली, क्या करना होगा, ठीक है, इस चीज को थोड़ा रियलाइज करना।
अब 5 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन करके रखना है, तो इस सन के कारण क्या हो रहा होगा, कुछ एनर्जी इस छत के थ्रू, इस सीलिंग के थ्रू अंदर जा रहा होगा, ठीक है ना। ये सराउंडिंग आपका क्या है, बहुत गर्म है, गर्मी के मौसम में सपोज टू बी बहुत गर्म है, तो विंडो की तरफ से और वॉल के सॉरी डोर के तरफ से तो डायरेक्ट आपका रेडिएशन हो रहा होगा सपोज टू बी, लेकिन थोड़ा रियलाइज करना, डायरेक्ट रेडिएशन सराउंडिंग से हो रहा होगा विंडो और डोर के थ्रू, ठीक है। बट व्हाट हैपन एग्जैक्टली, समहाउ हो सकता है कि डोर ओपन होता होगा तो कुछ बाहर के एयर का भी इंट्रैक्शन होता होगा, तो अरे बाहर का एयर तो क्या है, गर्म है ना, बाहर का एयर जब गर्म है तो डायरेक्ट इंट्रैक्शन, एक तो रेडिएशन आ रहा होगा डायरेक्ट, और ऊपर से क्या हो रहा होगा, बाहर का एयर भी इंटर कर रहा होगा, जिसके कारण बाहर का एयर भी गर्म है, तो बाहर अंदर क्या हो रहा होगा, सर्टेन हीट लेके जा रहा होगा वो एयर, तो उसे भी तो कूल करना है, ठीक है ना। सन आया, सन के कारण ये क्या करेगा, आपका छत गर्म होगा और छत फर्दर रूम में क्या करेगा, हीट रेडिएट करेगा, रेडिएंट एनर्जी चारों वॉल अगेन क्या करेंगे, इस सराउंडिंग से हीट अप होके क्या करेंगे, आपका फर्दर रूम में क्या करेंगे, रूम में हीट करेंगे, ठीक है। देन आफ्टर ये ऑक्यूपेंसी कहते हैं, जो लोग होते हैं वो भी तो क्या करते हैं, कॉन्टिन्यूअसली हीट रिलीज करते हैं, ठीक है ना, कॉन्टिन्यूअसली। आप रियलाइज करते होंगे कि बहुत ज्यादा लोग अगर ठंड के मौसम में बहुत ज्यादा, इवन आपके क्लासरूम में 50-60 स्टूडेंट अगर हो जाए तो आपको ठंड फील नहीं होती है, क्यों, बिकॉज हमारा बॉडी भी क्या करता है, हीट रेडिएट करता है, एग्जैक्टली, ठीक है ना, हमारा बॉडी भी हीट डिसिपेट करता है, हीट रेडिएट करता है, हीट कन्वेक्ट भी होता है, इवन एयर अगर हमारे बॉडी से पास कर रहा है तो हीट कन्वेक्ट भी हो रहा है, हीट रेडिएट भी हो रहा है, बहुत सारी चीजें हैं। तो व्हाट हैपन, ये जो लोग हैं इसे कहते हैं ऑक्यूपेंसी लोड, इनके कारण भी यहाँ पे रूम में क्या हो रहा होगा, हीट रेडिएट कर रहा होगा, ठीक है ना, हीट रेडिएट हो रहा होगा, हीट बाहर निकल रहा होगा, जिसके कारण रूम कंटिन्यूअसली गर्म होने की कोशिश कर रहा होगा। अब जब रूम कंटिन्यूअसली गर्म होने की कोशिश कर रहा होगा, सपोज टू बी इन सब के कारण इस रूम में हीट का इंटरेक्शन कितना होगा, इन सब के कारण सपोज टू बी रूम में हीट का इंटरेक्शन सपोज टू बी 6 किलोवाट, 6 किलो जूल पर सेकेंड का इंट्रैक्शन हो रहा होगा, मान लेता हूं मैं 6 किलोवाट यानी कि 6 किलो जूल पर सेकेंड का इंट्रैक्शन हो रहा होगा इन सब के कारण, ठीक है। जो भी मैंने बताया, सन से जो आ रहा है, दीवार से जो गर्मी जा रहा है, विंडो से डायरेक्ट गर्मी जा रहा है, जो लोग बैठे हुए हैं उनके कारण, बहुत सारी चीजें हैं, 6 किलोवाट का। तो क्या करना होगा, अगर कॉन्टिन्यूअसली आपको 5 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन करना होगा, तो जितना ये हीट इंटरेक्शन इस रूम में हो रहा होगा, उतना ये एक ऐसा डिवाइस लगाना पड़ेगा जो कॉन्टिन्यूअसली उस रूम से क्या करे, ये 6 किलोवाट कॉन्टिन्यूअसली उस रूम से ये 6 किलोवाट क्या करे, एक्सट्रैक्ट करे, कॉन्टिन्यूअसली ये रूम से क्या करे, 6 किलोवाट एक्सट्रैक्ट करे। यही हमारा क्या होगा, यही हमारा डिजायर्ड इफेक्ट होगा, डिजायर्ड आउटपुट होगा, कि हमें वहां से क्या करना है, उस रूम से एक ऐसा डिवाइस लगाना है, दिमाग में ये रखना है कि एक ऐसा डिवाइस लगाना है कि ये 6 किलोवाट उस रूम से बाहर निकाल के ले जाए, तभी क्या हो सकता है, ये 5 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन होगा। अदरवाइज क्या होगा, अदरवाइज ये रूम क्या हो जाएगा, व्हाट हैपन एग्जैक्टली, ये रूम गर्म होना शुरू हो जाएगा। प्लीज ट्राई टू रियलाइज, ये रूम गर्म होना शुरू हो जाएगा, और जब कॉन्टिन्यूअसली इसे हमें जो एक्सट्रैक्ट करेंगे वही हमारा डिजायर्ड आउटपुट होता है। यानी कि जो ये एक्सट्रैक्शन दिख रहा है रेफ्रिजरेशन में, जो ये लोअर रिजर्वायर से सराउंडिंग आपका ज्यादा पे है, रूम आपका कम पे है, तो रूम से एक्सट्रैक्ट करके सराउंडिंग को देता है आपका, तो यही जो यहां से एक्सट्रैक्ट कर रहा है, दैट Q2 यहां से एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, यही क्या हो जाएगा इस रेफ्रिजरेशन सिस्टम के लिए, डिजायर्ड आउटपुट, डिजायर्ड इफेक्ट हो जाएगा, डिजायर्ड आउटपुट, डिजायर्ड इफेक्ट हो जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं, दैट वन इज COP, इन जनरलाइज COP ऑफ R क्या हो जाएगा, Q2 बाई W इनपुट, दैट वन इज द Q2 बाई Q1 माइनस Q2, दिस इज एग्जैक्टली और COP ऑफ द R, COP ऑफ रेफ्रिजरेशन, COP ऑफ रेफ्रिजरेशन, ठीक है। इन द सेम वे एक कॉन्सेप्ट और आता है क्लॉसियस स्टेटमेंट से, दैट वन इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द हीट पंप,
कॉन्सेप्ट ऑफ द हीट पंप। इंडिया में ये बहुत ज्यादा फेमस नहीं है, ठीक है, क्योंकि इंडिया के मोस्ट ऑफ द मोस्ट रीजन में हीट पंप, एचपी का मतलब हिमाचल प्रदेश नहीं, हीट पंप, ठीक है ना, दैट वन इज कॉन्सेप्ट ऑफ द हीट पंप, ठीक है। तो मैंने कहा दैट वन इज इंडिया में ये बहुत ज्यादा फेमस नहीं है हीट पंप, बिकॉज इंडिया में आपका क्या है, इंडिया में मोस्ट ऑफ द मोस्ट रीजन में आपका बहुत ज्यादा गर्मी पड़ता है, ठीक है ना, इसलिए इंडिया में रेफ्रिजरेशन या एयर कंडीशनिंग जिसे समटाइम्स कहते हैं वो फेमस है, हीट पंप आपका फेमस नहीं है। ये एक्चुअली क्या किया जाता है, ये वैसी जगह पे यूटिलाइज किया जाता है जहां पे ऑलमोस्ट साल में ज्यादा से ज्यादा ठंड रहती है, ठीक है, विंटर रहता है, ठीक है ना, वैसे ही रीजन में इसे यूटिलाइज करते हैं जहां पे ठंडा, ठीक है ना, कोल्ड एरिया हो, ठंडा प्रदेश हो, ठंडी कंट्री हो, वहां पे जनरली यूटिलाइज करते हैं। ट्राई टू रियलाइज, ठीक है ना। जस्ट इसका अपोजिट, जस्ट इसका रेफ्रिजरेशन का अपोजिट तो नहीं कहेंगे, बट रेफ्रिजरेशन का ही बस ये है कि ये TERTH, दैट वन इज द, अब रेफ्रिजरेशन की जगह हीट पंप, TERTL, हीट पंप। W इनपुट तो देंगे ही, और हीट पंप का भी काम यही है कि लोअर टेम्परेचर से हीट को एक्सट्रैक्ट करके कहां दे, हायर टेम्परेचर को दे, ये भी काम यही है। लेकिन ये हीट पंप क्यों हो गया भाई, अंतर यही है कि यहां पे जो रेफ्रिजरेशन है, ट्राई टू रियलाइज, जो रेफ्रिजरेशन है, ठीक है ना, ये आपका क्या करता है, रूम या स्टोरेज, स्टोरेज क्या ले रहा हूं मैं, रूम या स्टोरेज, रूम या स्टोरेज, स्टोरेज से हीट, अब आप रेफ्रिजरेशन में देखिए ना, रेफ्रिजरेटर में एक छोटा सा स्टोरेज बना होता है, उससे हीट एक्सट्रैक्ट करके क्या करता है, सराउंडिंग को रिजेक्ट करता है। तो ये स्टोरेज से हीट को रिजेक्ट करके कहां देता है, कहां रिजेक्ट करता है, सराउंडिंग में रिजेक्ट करता है, ठीक है ना, कहां रिजेक्ट करता है, सराउंडिंग में रिजेक्ट करता है। ट्राई टू रियलाइज, मैंने कहा कि सब कुछ देखेंगे, अभी थोड़ा सा ग्लिम्स दे रहा हूं, बस रियलाइज करना। एक फ्रिज में क्या बना होता है, फ्रिज आप देखते हो, रेफ्रिजरेटर सिस्टम देखते हो, उसमें क्या बनाता है, एक स्टोरेज स्पेस, अरे उसे ही तो कूल करना होता है, उसे ही तो ठंडा करना होता है, तो वहां से हीट को एक्सट्रैक्ट करके कहां देता है, सराउंडिंग में भेजता है, हम अपने सराउंडिंग में हीट को रिजेक्ट करता है। या हमारा एयर कंडीशनिंग देख लो, एयर कंडीशनिंग भी क्या करता है, एयर कंडीशनिंग सिस्टम भी रूम से हीट को एक्सट्रैक्ट करके, रूम क्या है, यहां पे स्टोरेज स्पेस ही है ना, रूम से हीट को एक्सट्रैक्ट करके क्या करता है, सराउंडिंग। और जब हम एयर कंडीशनिंग लगाते हैं तो सराउंडिंग का टेम्परेचर ज्यादा होता है, रूम का टेम्परेचर क्या होता है, ऑब्वियस कम होता है, तो लोअर टेम्परेचर से हीट को एक्सट्रैक्ट करके हायर टेम्परेचर को देता है। इवन हीट पंप का भी काम यही है, ठीक है ना, हीट पंप का भी काम यही है, ठीक है ना, हीट पंप का भी काम यही है कि लोअर टेम्परेचर से क्या करके हायर टेम्परेचर को देता है, ठीक है ना। बस अंतर यही हो जाता है कि यहां पे लोअर टेम्परेचर आपका क्या हो जाता है, लोअर टेम्परेचर आपका सराउंडिंग हो जाता है, और हायर टेम्परेचर क्या हो जाता है आपका, हायर टेम्परेचर इज योर रूम। अरे रूम को ही क्या करना है, सराउंडिंग रिस्पेक्टिवली गर्म रखना है ना। विंटर सीजन में रूम को ही क्या करना है, सराउंडिंग के रेस्पेक्टिवली आपको गर्म रखना है। तो क्या करना होगा, काम तो वही होगा, बस अंतर हीट पंप और रेफ्रिजरेशन सिस्टम में यही है कि आपका डिजायर्ड आउटपुट चेंज हो जाता है। बस अंतर देखिए, फिनोमेना एक ही है, दोनों के दोनों क्लॉसेस स्टेटमेंट पे ही बेस्ड हैं, ठीक है ना। डिवाइस एक ही है कि लोअर, वर्किंग फिनोमेना एक ही है, लोअर टेम्परेचर रिजर्वायर से हीट को एक्सट्रैक्ट करके हायर टेम्परेचर रिजर्वायर को देगा, वर्क इनपुट देते हैं। लेकिन व्हाट इज द एग्जैक्टली द डिफरेंस, बस अंतर यही है कि यहां हायर टेम्परेचर रिजर्वायर आपका कहीं ना कहीं आप रिजेक्शन रूम में करते हो, और वहां पे रिजेक्शन, रेफ्रिजरेशन में रिजेक्शन सराउंडिंग को करते हो, और एक्सट्रैक्शन स्टोरेज से करते हो या रूम से करते हो। यहां पे एक्सट्रैक्शन सराउंडिंग से करते हो, रिजेक्शन रूम में करते हो। आपका रेफ्रिजरेशन और हीट पंप में मेनली आपका डिफरेंस यही है कि आपका क्या हो जाता है, आपका डिजायर्ड
डिजायर्ड इफेक्ट या डिजायर्ड आउटपुट चेंज हो जाता है। आप सोचो ना, फिर से वही बात आ गई। ठंड के मौसम में वही चारों तरफ से क्या होगा, चारों तरफ से हीट रिजेक्ट होगा, चारों तरफ से हीट रिजेक्ट होगा, विंडो डोर सबसे, वॉल वगैरह सबसे हीट रिजेक्ट होगा। ठीक है, जो हीट रिजेक्ट होगा क्योंकि सराउंडिंग टेम्परेचर कम और रूम टेम्परेचर ठंड के मौसम में ज्यादा, तो जितना हीट रिजेक्ट हो रहा है, सपोज टू बी 6 किलोवाट, मान लिया मैंने हीट रिजेक्ट हो रहा है और 6 किलोवाट हीट रिजेक्ट हो रहा है, इस रूम को 21 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन करना है। सपोज टू बी क्या करना होगा, हम एक ऐसा डिवाइस लगाना होगा जो कॉन्टिन्यूअसली 6 वाट इस रूम को दे। तो यहां पे डिजायर्ड इफेक्ट क्या हो जाएगा, डिजायर्ड इफेक्ट आपका रूम को गर्म रखना है 21 डिग्री सेल्सियस पे, तो डिजायर्ड इफेक्ट, डिजायर्ड आउटपुट हमारा क्या है, 6 किलोवाट है। इतना हम देंगे तो हमारा क्या होगा, रूम इतना समहाउ, अगर समहाउ ये आउटपुट क्रिएट करते हैं हम, ये आउटपुट क्रिएट करते हैं हम एक डिवाइस के थ्रू, तो क्या होगा हमारा, दैट वन इज एग्जैक्टली व्हाट, दैट वन इज कॉल्ड एज द डिजायर्ड इफेक्ट और डिजायर्ड आउटपुट। ठीक है ना, वही सेम थिंग विंटर सीजन में वही चीज मैंने बताया। अब रियलाइज करो, एक एयर कंडीशनिंग सिस्टम, शायद थोड़ा बहुत जानते होगे आप, शायद आप जानते होगे कि एयर कंडीशनिंग सिस्टम, ठीक है, एक क्या होता है, अगर स्प्लिट एसी की बात करें तो आपने रियलाइज किया होगा, इस स्प्लिट एसी में एक इंडोर यूनिट होता है, एक आउटडोर यूनिट होता है। दिस इज कॉल्ड इंडोर यूनिट एंड दिस इज कॉल्ड एज द आउटडोर यूनिट। आउटडोर यूनिट के बाहर खड़े हो जाओ आप, बाहर खड़े हो जाओ, व्हाट हैपन, आपको क्या फील होगा, सराउंडिंग से भी ज्यादा हीट फील होगा, आपने रियलाइज किया होगा। और इसके अंदर खड़े हो जाओ, व्हाट हैपन, आपको फील क्या होगा, फील होगा ठंडा फील होगा। यहां पे फील होगा सराउंडिंग से भी गर्म, यहां पे आपको ठंडा फील होगा। व्हाट हैपन एग्जैक्टली, क्या होता है कि सेम थिंग, यहां रूम से एक्सट्रैक्ट करके हीट सराउंडिंग को दे रहा है, ठीक है ना, सराउंडिंग को दे रहा है। और अगर इसी को अपोजिट कर दो, इस एयर कंडीशनिंग सिस्टम में आउटडोर यूनिट को अंदर लगा दो और इंडोर यूनिट को बाहर लगा दो, आउटडोर यूनिट को अंदर लगा दो और इंडोर यूनिट को बाहर लगा दो। व्हाट हैपन एग्जैक्टली, ठंड के मौसम में, ऑब्वियस ठंड के मौसम में ही करना, गर्मी के मौसम में मत करना, नहीं तो बाकी आप समझ सकते हो कि आपको क्या कहा जाएगा। ठीक है ना, ठंड के मौसम में आप ये करते हो कि इंडोर यूनिट अंदर कर देते, आउटडोर यूनिट अंदर कर देते हो और इंडोर यूनिट को बाहर कर देते हो, फिर अपना एसी को आप चलाते हैं। व्हाट हैपन एग्जैक्टली, क्या होगा ये, what happen exactly, that one is works as a heat pump। सिर्फ आपको डिजायर्ड इफेक्ट, वर्किंग फिनोमेना बिल्कुल वही है। क्या ऐसा थोड़ी ना कि ये बाहर कर दो, इंडोर यूनिट को बाहर कर दो और आउटडोर यूनिट को अंदर कर दो, ऐसा थोड़ी ना कि इस पे वर्क आउटपुट मिलने वाला लगेगा, वर्क इनपुट नहीं लगेगा। वर्क इनपुट तो उस कंडीशन में भी होगा जब इंडोर यूनिट को बाहर कर दिया और आउटडोर यूनिट को अंदर कर दिया, फिर भी इस पे इलेक्ट्रिकल इनपुट तो देना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपको वर्क आउटपुट मिलने लगेगा, वर्क इनपुट तो देना ही पड़ेगा आपको। जब वर्क इनपुट देना पड़ेगा तो फिनोमेना तो यही रहेगा, लेकिन वहां डिजायर्ड इफेक्ट क्या हो जाएगा, डिजायर्ड इफेक्ट रूम में अब ये क्या करेगा, रूम में ठंड के मौसम में रूम में आपका हीट रिजेक्ट करेगा, रूम में हीट रिजेक्ट करेगा, जिसके कारण आपका रूम क्या होगा, हीटअप होगा। तो बस अंतर यही है हीट पंप और रेफ्रिजरेशन में कि इसका फिनोमेना वही है, स्टेटमेंट एक ही है, क्लॉसेस स्टेटमेंट पे ही दोनों बेस्ड हैं, बट इसका डिजायर्ड इफेक्ट क्या हो जाता है, डिजायर्ड इफेक्ट चेंज हो जाता है। दिस इज एग्जैक्टली कॉल्ड एज अ हीट पंप। अब आप रियलाइज कर सकते हैं कि इंडिया में इसकी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इंडिया में मोस्ट ऑफ द मोस्ट टाइम क्या होता है आपका, मोस्ट ऑफ द मोस्ट टाइम आपका गर्मी पड़ता है और मोस्टली रीजन क्या है आपके, गर्म ही है। इसलिए इंडिया में हीट पंप बहुत ज्यादा फेमस नहीं है। इंडिया में रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग ही, ठीक है ना, कूलिंग करने के लिए ज्यादा फेमस है, रेस्पेक्टिवली द हीट पंप। ठीक है, 2 महीने 3 महीने मैक्सिमम 2 महीने का ठंड है, उसमें जनरली लोग क्या यूटिलाइज कर लेते हैं, हीटर यूटिलाइज कर लेते हैं। ठीक है ना, क्योंकि कॉस्ट इफेक्टिवनेस एक वर्ड कहलाता है, कॉस्ट इफेक्टिवनेस। हीट पंप बहुत ही ज्यादा महंगा मिलता है हीटर के रिस्पेक्टिवली, ठीक है ना, और इसलिए जनरली
लोग हीटर और हीट पंप वगैरह जनरली लोग हीटर और ब्लोअर अपने घरों में यूटिलाइज कर लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू द हीट पंप, ठीक है ना। दैट्स नदर मैटर कि दिस वन इज बाद में देखेंगे, डोंट वरी। दिस वन इज मोर इफेक्टिव दैन द ब्लोअर और हीटर, दैट वन इज मोर इफेक्टिव, ठीक है ना, दैन द ब्लोअर एंड हीटर और ब्लोअर के रेस्पेक्टिवली में ये ज़्यादा इफेक्टिव होता है, बट स्टिल कॉस्ट कम होता है। हीट पंप का कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इंडिया में 2 महीने के लिए यूटिलाइज करना है सीधे लोग, ठीक है। और आप सोचोगे कि बहुत ज़्यादा हीटर के कारण क्या होगा, बिजली का बिल आएगा। तो बिजली का बिल और इसका जब कॉस्ट इफेक्टिवनेस निकालोगे ना, तो बहुत ज़्यादा इसका, ठीक है ना, महीने का बिल देना पड़ता है। 2 महीने का आप बिल दोगे 3000, ठीक है ना, 3000 अगर एक साल में दिए हीटर और ब्लोअर के कारण, और ये कहाँ मिनिमम 35 से 40 हज़ार, मिनिमम मैं कह रहा हूँ, सपोज टू बी मिनिमम 35 से 40 हज़ार तो कितने साल, ठीक है ना, 10 साल से ऊपर। और 10 साल से ऊपर पता चलेगा 10 साल में तो फिर ये फर्दर हीट पंप किसी काम लायक ही नहीं रह जाएगा, ठीक है। तो सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, इसलिए इंडिया में क्या करते हैं लोग, हीटर और ब्लोअर से काम चला लेते हैं, हीट पंप में पैसा इन्वेस्ट नहीं करते हैं सिर्फ 2 महीने के लिए, ओनली फॉर द 2 months, ठीक है। मैंने कहा ये ज़्यादा इफेक्टिव होता है रेस्पेक्टिवली द ब्लोअर। अभी भी देखेंगे, डोंट वरी, सब कुछ देखेंगे, एवरीथिंग वी विल सी, हर चीज़ एक्सप्लेन करूंगा मैं, ठीक है ना, रेस्पेक्टिवली द ब्लोअर एंड हीटर। ये ज़्यादा इफेक्टिव होता है, ब्लोअर और हीटर ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है, ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करने के कारण, बट स्टिल बिजली का बिल 2 महीने में अगर 3000 आता है, 3000 4000, तो मैंने कहा 10 साल में इसका, ये 40,000 एक बार में लगाओगे, 10 साल में इसका कंपनसेट होगा, कॉस्ट 10 साल में कंपनसेट होगा। तब तक तो ये हीट पंप फर्दर आपका रिपेयर कराना, ये कराना, वो कराना, फलाना ढिमकाना, पता चलेगा कि इसी में बहुत ज़्यादा कॉस्ट चला जाएगा। तो दैट्स वाई द हीटर और ब्लोअर इज क्वाइट इफिशिएंट फॉर द इंडियन एस्पेक्ट, ठीक है ना। इंडिया के एस्पेक्ट से हीटर और ब्लोअर से ही काम चलता है, हीट पंप बहुत ज़्यादा फेमस नहीं है, ठीक है। चलिए, नाउ विल मूव टू द सीओपी ऑफ द हीट पंप। सीओपी तो मैंने कहा डिजायर्ड सीओपी ऑफ द हीट पंप, सीओपी ऑफ द हीट पंप, सीओपी ऑफ द हीट पंप डिजायर्ड आउटपुट यहां पे क्या हो जाएगा, Q1 बाई W इनपुट, Q1 बाई W इनपुट, Q1 बाई W इनपुट, ध्यान से देखिएगा, Q1 बाई W इनपुट। सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर क्या लिखा था मैंने, सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर Q2 बाई W इनपुट, ठीक है। सीओपी ऑफ R इज इक्वल टू Q2 बाई W इनपुट, ठीक है ना। अगर थोड़ा रियलाइज करें कि सेम डिवाइस को जैसे मैंने यहां पे कहा, सेम डिवाइस को अगर एज अ रेफ्रिजरेटर भी यूटिलाइज कर रहे हैं और आउटडोर यूनिट को अंदर और इंडोर यूनिट को बाहर लगा दे रहे हैं, तो कैसा ही वर्क करने लगेगा, हीट पंप की तरह वर्क करने लगेगा। तो मैंने कहा कि इफ सेम डिवाइस इज यूटिलाइज्ड एज अ रेफ्रिजरेटर एज वेल एज यूटिलाइज फॉर द हीट पंप, ठीक है ना। यहां पे लिख रहा हूं नोट में पॉइंट, ध्यान दीजिएगा। If the same device is utilized for the heat pump, अब ये मत सोचना कि सेम टाइम कैसे हो सकता है, सेम टाइम नहीं, ठीक है। जब आप हीट पंप की तरह यूटिलाइज करोगे, ये रेफ्रिजरेटर की तरह वर्क नहीं करेगा। जब रेफ्रिजरेटर की तरह वर्क करोगे, तब ये हीट पंप की तरह वर्क नहीं करेगा। लेकिन सेम डिवाइस को अगर हम दोनों के लिए यूटिलाइज करना चाहें, ठीक है, कभी हीट पंप की तरह, कभी
किसकी तरह, कभी रेफ्रिजरेटर की तरह। अभी जो एग्जांपल दिया था एयर कंडीशनिंग सिस्टम वाला, ठीक है, जब इंडोर यूनिट इंडोर में ही है, आउटडोर यूनिट बाहर में है, तो कूलिंग करेगा। जब इंडोर यूनिट आउटडोर यूनिट अंदर चला जाएगा, इंडोर यूनिट बाहर आ जाएगा, तो क्या करेगा, हीटिंग करेगा। उस केस में ये वर्क कैसा करेगा, हीट पंप की तरह करेगा। और अभी के कैसा वर्क करेगा, दैट वन इज वर्क एज अ रेफ्रिजरेटर। तो एक ही डिवाइस को दोनों की तरह अगर यूटिलाइज किया जाए, as well as for refrigerator, then try to realize W input सेम है, W input is same, W input तो दोनों के लिए सेम ही है ना, थोड़ा रियलाइज करो, W input is same। अब थोड़ा रियलाइज करो कि Q1 माइनस Q2 एनर्जी बैलेंस अगर करें, तो what happen exactly, Q2 plus W इनपुट, अरे दोनों सिस्टम में आ रहे हैं एनर्जी, ठीक है ना, इज इक्वल टू Q1 होगा ना। दैट्स वाई Q1 इज ग्रेटर देन द Q2 और Q1 माइनस Q2 इज इक्वल टू W इनपुट, यानी कि Q1 इज ग्रेटर देन द Q2। तो Q1 इज ग्रेटर देन द Q2, व्हाट हैपन एग्जैक्टली, थोड़ा रियलाइज करो, यानी कि COP ऑफ द हीट पंप, COP of the heat pump is greater than the COP of रेफ्रिजरेटर। ग्रेटर तो है, कितना ग्रेटर है वो भी देख लेते हैं। थोड़ा देखो, COP of Q1 by W input माइनस Q2 बाई W इनपुट, ठीक है ना, इज इक्वल टू, ऐसा चलो ज्यादा बेटर है, COP ऑफ हीट पंप माइनस COP ऑफ रेफ्रिजरेटर। मैंने कहा कितना बड़ा है वो भी देख लेते हैं, जब बड़ा है तो माइनस कर सकते हैं, और ये माइनस हमेशा ग्रेटर देन 0 आना चाहिए, ऑब्वियस देखते हैं। तो Q1 माइनस W इनपुट माइनस Q2 बाई W इनपुट, Q1 माइनस Q2 बाई W इनपुट, और W इनपुट कितना, ऑब्वियस W इनपुट कितना, W इनपुट इज स्टिल Q1 माइनस Q2 के बराबर ही, Q1 माइनस Q2 के बराबर है। तो व्हाट हैपन एग्जैक्टली, W इनपुट इज स्टिल Q1 माइनस Q2 इज इक्वल टू W इनपुट, क्या हो जाएगा, ये 1 के इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा, यानी कि COP ऑफ द हीट पंप माइनस COP ऑफ द रेफ्रिजरेटर इज इक्वल टू 1। COP ऑफ द, यानी कि COP of the heat pump is always greater than 1। इस बात का ध्यान रखिएगा, COP of the heat pump is always greater than 1। कितना भी COP of the refrigerator हो जाए, doesn't matter, COP of the heat pump is always greater than 1। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और एक बात बता दूं मैं कि COP of रेफ्रिजरेटर, डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर जो यूटिलाइज करते हैं, COP of domestic refrigerator is equal to what, approximately 3 to 4, ठीक है। डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर के लिए COP जो होता है 3 to 4। नाउ यू कैन रियलाइज COP ऑफ द हीट पंप, ठीक है ना, COP ऑफ द हीट पंप। प्लीज मैं हीटर और ब्लोअर की बात करूंगा थोड़ा सा, ठीक है। COP ऑफ द हीट पंप मान लिया मैंने 4 मान लिया अप्रोक्सीमेटली, डोमेस्टिक हीट पंप जो यूटिलाइज करते हैं 4 to 5 होता है आपका, ठीक है ना। मान लिया COP ऑफ द हीट पंप इज 4, ठीक है ना, COP ऑफ द हीट पंप इज इक्वल टू 4। मान लिया मैंने कि ये हमारा एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, प्लीज, ब्लोअर, हीटर और COP ऑफ द हीट पंप में अंतर देखेंगे एक्चुअली, कि मैंने कहा हीट पंप इज मोर इफेक्टिव देन द हीटर एंड ब्लोअर, बट स्टिल मैंने कहा कि इंडियन कंटेक्स्ट के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, हीटर और ब्लोअर से ही हमारा काम चल जाता है, ठीक है।
देखते हैं, सारा कुछ देखते हैं, एक एक चीज हम रियलाइज करेंगे, ठीक है ना, एक एक चीज रियलाइज करेंगे। एग्जाम्पल, मैंने कहा कि सपोज टू बी इस रूम को 21 डिग्री सेल्सियस पे रखने के लिए, 21 डिग्री सेल्सियस पे रखने के लिए सपोज टू बी 2 किलोवाट, क्या लग रहा है, एनर्जी चाहिए, 2 किलोवाट एनर्जी चाहिए 21 डिग्री या 20 डिग्री सेल्सियस पे रखने के लिए। 2 किलोवाट, मैंने कहा सीओपी कितना है, सीओपी ऑफ द हीट पंप, यहां एक डिवाइस लगा है हीट पंप, ठीक है ना, जो क्या प्रोवाइड करेगा, इसे 2 किलोवाट का एनर्जी प्रोवाइड करेगा इस रूम को मेंटेन करने के लिए। अब सीओपी ऑफ द हीट पंप मैंने कहा डोमेस्टिक पर्पस से जो यूटिलाइज करते हैं, मान लीजिए इसका 4 है, तो 2 बाई वर्क इनपुट, वर्क इनपुट कितना लगेगा हमारा, वर्क इनपुट इज इक्वल टू 1/2 यानी कि 500 वाट, वर्क इनपुट 500 वाट। जब वर्क इनपुट 500 वाट लगेगा, वर्क इनपुट 500 वाट लगेगा, यानी कि क्या, इन 1 आवर क्या लग करेगा, 0.5 यूनिट, 0.5 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा। डोंट वरी, ये कैसे आएगा, वी विल सी, डोंट वरी, ठीक है ना, ये कैसे आएगा अभी मैं नहीं बताऊंगा, न्यूमेरिकल आएगा तो न्यूमेरिकल में बता दूंगा, ये बाद में बता दूंगा, डोंट वरी। अभी आई एम नॉट गोइंग टू डील कि किस तरीके से ये 1 आवर में, अगर 500 वाट खर्च कर रहा है तो 1 आवर में 0.5 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी बिल कैसे आएगा, ठीक है ना। वहीं पे अगर हीटर और ब्लोअर 2000 वाट का यूटिलाइज करते हैं, हीटर और ब्लोअर 2000 वाट का यूटिलाइज करते हैं, 2000 वाट और 2 किलोवाट और 2 किलोवाट, तो क्या करना होगा, हीटर और ब्लोअर 2000 वाट या 2 किलोवाट के कितना इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हमें कितना करना पड़ेगा, दैट वन इज स्टिल इक्वल टू किसके बराबर, 2 किलोवाट के बराबर ही करना पड़ेगा, 2 किलोवाट के बराबर ही करना पड़ेगा। यू नो वेरी वेल, हीटर एंड ब्लोअर सब लोग लगभग अपने घरों में चलाते होंगे, अगर 2000 वाट का है तो यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन कितना कर रहा होगा, उतना ही कर रहा होगा जितने वाट, रेटेड पावर का मतलब ही होता है उतना सप्लाई, उतना इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, ठीक है ना। तो 2 किलोवाट का क्या करेगा, ये इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई चाहिए होगा इसके लिए, अगर 2 किलोवाट का इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई तो 1 आवर में कितना आपका, दैट इज इन 1 आवर दैट मीन्स द 2 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी बिल, 2 यूनिट का इलेक्ट्रिसिटी बिल आप कंज्यूम करोगे 1 घंटे में। इलेक्ट्रिसिटी बिल थोड़ा रियलाइज करें कितना, 4 टाइम्स ज्यादा। लेकिन मैंने कहा इंडियन कंटेक्स्ट के अकॉर्डिंग, अगर मान लीजिए हीट पंप का कॉस्ट ऑलमोस्ट 40,000 है, और मैंने कहा कि इन 2 मंथ इंडियन कंटेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू इंडियन कंटेक्स्ट क्या, व्हाट हैपन एग्जैक्टली, 4,000 according to the Indian context, 4,000 electricity bill for heater and blower, कितना साल लगेगा 40,000 पूरा करने में, अप्रोक्सीमेटली 10 ईयर। और क्या 10 ईयर में सोचो, इसका भी तो कुछ इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा, और इसका इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा। साथ ही साथ थोड़ा रियलाइज करते जाना, इसका मेंटेनेंस कॉस्ट ज्यादा है, मेंटेनेंस कॉस्ट होते हुए भी 10 साल के बाद इसका कोई कॉस्ट, आप सोचोगे ठीक है 10 साल में एकदम बिल्कुल खराब तो नहीं होगा आपका हीट पंप अगर प्रॉपरली यूज कर रहे हो तो, लेकिन 10 साल में इसका कॉस्ट नेग्लिजिबल हो जाएगा, ठीक है ना, इसका कोई कॉस्ट मिलने वाला नहीं है, ठीक है। 10
तो इसीलिए इंडियन कंटेक्स्ट के अकॉर्डिंग मैंने क्या कहा, इंडियन कंटेक्स्ट के अकॉर्डिंग इसे पूरा करने में लगभग कितना हो जाता है आपका, लगभग 10 साल लग जाएंगे, 10-12 साल लग जाएंगे। दैट्स वाई दैट वन इज इंडियन कंटेक्स्ट के अकॉर्डिंग लोग हीटर और किससे काम चला लेते हैं, हीटर और ब्लोअर से ही काम चला लेते हैं, ठीक है। और हीटर और ब्लोअर के लिए अगर सीओपी निकाला जाए, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस निकाला जाए हीटर और ब्लोअर के लिए, तो सीओपी ऑफ द हीटर और ब्लोअर, सीओपी ऑफ द हीटर और ब्लोअर वो किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा, क्योंकि जितना इलेक्ट्रिसिटी दोगे उतना ही आपका हीट देगा, जबकि इसका कितना COP 4। Now you can realize this is exactly the difference between the heater and blower and what। एक एक चीज मैंने कहा, एक एक चीज में मैंने डील कर दिया। डोंट वरी, ये इलेक्ट्रिसिटी बिल कैसे यूटिलाइज किया जाता है, कैसे देखा जाता है, हालांकि थोड़ा बहुत भी आप लोग जानते होंगे, तो आई होप इससे समझ सकते हो। इतना समझ लीजिए कि अगर 1 किलोवाट का कोई डिवाइस अगर 1 घंटे तक चलाया जाए, 1 किलोवाट का कोई डिवाइस 1 घंटे तक चलाया जाए, उससे 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी बिल का कंजम्पशन होता है, ठीक है ना। 1 यूनिट का इलेक्ट्रिसिटी बिल का कंजम्पशन होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। बहुत ज्यादा मैं नहीं बताऊंगा, इतना याद रखिएगा, दैट्स इट इज क्वाइट इनफ। बाद में डिस्कशन करूंगा कि क्या होता है, ठीक है ना। आगे बढ़ने दीजिए मुझे। ये हो गया आपका रेफ्रिजरेशन का कॉन्सेप्ट, ये हो गया हीट पंप का कॉन्सेप्ट, ये हो गया आखिर हीट पंप। व्हाई हीट पंप इज मोर इफेक्टिव देन द हीटर एंड ब्लोअर, बट स्टिल इंडियन कंटेक्स्ट के अकॉर्डिंग हीट पंप उतना यूटिलाइज नहीं होता है, क्योंकि आपके सामने है, क्योंकि इसका हीट पंप का कॉस्ट बहुत ज्यादा होता है, और हीट पंप का कॉस्ट बहुत ज्यादा होने के कारण अगर इलेक्ट्रिसिटी 2 महीने के लिए यूटिलाइज करते हैं, मैक्सिमम 4000 का अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, तो इंडियन कंटेक्स्ट के अकॉर्डिंग दैट वन इज इनफ, सफिशिएंट है। ये पूरा करते करते 10 साल लग जाएगा, ठीक है। ये पूरा करते करते आपका कितना लग जाएगा, 10 ईयर लग जाएगा, 10 ईयर। दिस इज एग्जैक्टली योर, ठीक है। तो नाउ विल मूव टू द, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और यहां पे समझेंगे, ठीक है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यहां पे समझेंगे, वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड अ स्मॉल कॉन्सेप्ट हियर, ठीक है। प्लीज एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, स्मॉल कॉन्सेप्ट, we'll see the small concept here, ठीक है। नोट में पॉइंट करके देख लीजिएगा। अगर एक इंजन है, that one is the TH, चलो हीट पंप ही मान ले रहा हूं मैं, आई एम टॉकिंग अबाउट द हीट पंप। TL, यहां से Q2, यहां से Q1, ठीक है। दैट वन इज द TH। एक काम करो, TH इसी में लिख दो, TH वर्क इनपुट, ठीक है। COP कितना, COP ऑफ द हीट पंप इज इक्वल टू Q1 बाई W इनपुट। इफ that heat pump is completely reversible, अगर completely reversible होगा, तो अगर इस हीट पंप को रिवर्स करेंगे, इसका डायरेक्शन अगर रिवर्स करेंगे, रिवर्स करने का मतलब जो Q1 रिजेक्ट हो रहा है, Q1 यहां से सप्लाई होने लगेगा, और Q2 जो एक्सट्रैक्ट हो रहा है, Q2 यहां से रिजेक्ट होने लगेगा, और W इनपुट जो है यहां से क्या हो जाएगा, W आउटपुट हो जाएगा। If that heat pump is completely reversible, then reverse of it gives the concept of heat engine। देखिए कैसे मैंने कहा कि अगर रिवर्सिबल होगा तो इसे रिवर्स करेंगे, किसी तरीके का ना ही सिस्टम पे कोई इफेक्ट होगा, ना ही सराउंडिंग पे कोई इफेक्ट होगा। कहने का अर्थ, जितना Q1 रिजेक्ट हो रहा है उतना ही Q1 सप्लाई होने लगेगा, जितना Q2 क्या हो रहा है आपका एक्सट्रैक्ट हो रहा है उतना ही Q2 सप्लाई रिजेक्ट होने लगेगा, जितना W इनपुट लगा रहे हो उतना ही W इनपुट क्या मिलेगा, ना ही सिस्टम पे किसी तरीके का इंपैक्ट,
ना ही आपके सराउंडिंग पे किसी तरीके का इंपैक्ट, ठीक है ना। रिवर्सिबल का मतलब यही होता है कि अगर रिवर्सिबल सिस्टम को रिवर्स करें तो ना ही सिस्टम पे किसी तरीके का इंपैक्ट आए, ना ही आपका सराउंडिंग पे किसी तरीके का इंपैक्ट आए। ट्राई टू रियलाइज ना, अगर किसी भी रिवर्सिबल सिस्टम को या रिवर्सिबल प्रोसेस को क्या करें, रिवर्स करें, इसके डायरेक्शन को रिवर्स करें, ना ही सिस्टम पे किसी तरीके का इंपैक्ट है, ना ही सराउंडिंग पे किसी तरीके का इंपैक्ट है। खैर हम लोग थर्मोडायनामिक्स देखते हैं तो वी विल रियलाइज कि रिवर्सिबल सिस्टम उसे ही कहते हैं कि अगर इसके डायरेक्शन को रिवर्स करें तो किसी तरीके का एनर्जी का डिग्रेडेशन, किसी तरीके से क्वालिटी ऑफ एनर्जी में डिग्रेडेशन ना आए। क्वालिटी ऑफ एनर्जी, मैंने कहा ना कि क्वालिटी ऑफ एनर्जी क्या है, क्वांटिटी ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व्ड बट द क्वालिटी ऑफ एनर्जी क्या है, ऑलवेज डिग्रेडेबल है, ठीक है ना। लेकिन अगर रिवर्सिबल प्रोसेस हो, कंप्लीटली रिवर्सिबल प्रोसेस हो, तो जब सिस्टम को रिवर्स करते हैं, प्रोसेस को रिवर्स करते हैं, इसके क्वालिटी ऑफ एनर्जी में किसी तरीके का डिग्रेडेशन नहीं होता है, किसी तरीके का डिग्रेडेशन नहीं होता है। एडवांस आपका एनालिसिस, एडवांस आपका कॉन्सेप्ट, एडवांस स्टेटमेंट जो कह सकते हो, एडवांस डिफिनेशन जो भी कह लो, ठीक है ना। मैंने कहा व्हाट हैपन एग्जैक्टली, अगर किसी भी रिवर्सिबल सिस्टम को या रिवर्सिबल प्रोसेस को रिवर्स करे, ना ही सिस्टम में किसी तरीके का इंपैक्ट, ना ही सराउंडिंग में किसी तरीके का इंपैक्ट, और एडवांस स्टेटमेंट कहें तो किसी तरीके से ओवरऑल क्वालिटी ऑफ एनर्जी में किसी तरीके का डिग्रेडेशन ना है। हालांकि ये मैं प्रूफ करता हूं थर्मोडायनामिक्स में, बट डोंट वरी, यहां पे इतना ज्यादा हमें नहीं पढ़ना है, बस इस चीज का ध्यान रखें, ठीक है। तो अगर इसे रिवर्स करता हूं मैं तो व्हाट हैपन एग्जैक्टली, ये TH है, ये Q1 हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा आपका, हीट पंप से हीट इंजन बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, दैट वन इज TL, और ये Q2 बन जाएगा। और ये क्या मिलेगा, सेम वर्क आउटपुट मिलेगा, जितना ये वर्क इनपुट है उतना ही वर्क आउटपुट मिलेगा। वर्क इनपुट इज इक्वल टू वर्क आउटपुट। थोड़ा रियलाइज करो, इसका इफिशियंसी क्या लिखोगे, दैट इफिशियंसी इज efficiency of the engine, thermal efficiency of the engine is W by Q1। थोड़ा इन दोनों को रियलाइज करो तो what is that, that efficiency of the engine is reciprocal of COP of the heat pump। इसलिए मैंने कहा कि अगर किसी भी हीट पंप को क्या करते हो, रिवर्स करते हो, उसके डायरेक्शन को क्या मिलता है आपको, हीट इंजन मिलता है, ठीक है ना। अगर रिवर्सिबल इंजन हुआ, रिवर्सिबल हीट पंप हुआ, कंप्लीटली रिवर्सिबल हीट पंप हुआ, तो इसका इफिशियंसी डायरेक्टली आप क्या लिख सकते हो, इसका इफिशियंसी डायरेक्टली आप क्या लिख सकते हो, रेसिप्रोकल ऑफ 1/COP ऑफ द हीट पंप। if the heat pump is completely reversible then the efficiency of the engine is what, अगर इसे रिवर्स करते हैं तो हीट इंजन मिलेगा, और इसका इफिशियंसी डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, COP ऑफ द हीट पंप। देखिए आपका इस पे क्वेश्चन पूछता है, कैसे क्वेश्चन पूछता है ये देखिएगा, रियलाइज करना। एग्जांपल दे रहा हूं मैं, ये नोट में पॉइंट करके लिख लो। एग्जांपल पूछता है, क्या पूछेगा कि एक रिवर्सिबल इंजन है, कंप्लीटली रिवर्सिबल इंजन, जिसका 40% क्या है आपका, 40% ये है इफिशियंसी है। अगर इस रिवर्सिबल इंजन को क्या करें, एज अ रेफ्रिजरेटर यूटिलाइज करें। ध्यान दीजिएगा, हीट पंप की बात कर रहा था, ठीक है, लेकिन अब क्या आ गया, रेफ्रिजरेटर आ गया। पूछेगा क्या कि एक रिवर्सिबल इंजन है जिसका इफिशियंसी 40% है, अगर इस रिवर्सिबल इंजन को एज अ रेफ्रिजरेटर यूटिलाइज करें, इस रिवर्सिबल इंजन को एज अ रेफ्रिजरेटर यूटिलाइज करें, तो उसका COP कितना होगा, COP ऑफ द रेफ्रिजरेटर। व्हाट इज द COP ऑफ दैट रेफ्रिजरेटर, हमें नहीं पता है, ऑब्वियस नहीं पता है कि कितना COP होगा। हमें तो ये पता है कि इस रिवर्सिबल इंजन को रिवर्स करें तो हमें क्या मिल जाएगा, इफ आई एम गोइंग टू रिवर्स दैट रिवर्सिबल इंजन, COP ऑफ द हीट पंप मिल जाएगा 1/efficiency, and that one is 1/0.4। 0.4 का मतलब 10/4, 2.5 COP of the heat pump,
2.5। हमें सीओपी ऑफ द हीट पंप मिला, सीओपी ऑफ द रेफ्रिजरेटर कहां मिला? हमने रिवर्स किया, डजंट मैटर, सीओपी ऑफ द हीट पंप मिला। अरे मैंने कहा कि इसी हीट पंप को खाली डिजायर्ड इफेक्ट और डिजायर्ड आउटपुट चेंज कर दें तो सीओपी ऑफ द रेफ्रिजरेटर हो जाएगा, है ना? नाउ यू कैन रियलाइज, इसी हीट पंप को खाली डिजायर्ड इफेक्ट या डिजायर्ड आउटपुट चेंज कर दें तो क्या हो जाएगा आपका? सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर मिल जाएगा। और सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर हम जानते हैं क्या होता है आपका? सीओपी ऑफ द हीट पंप -1। सीओपी ऑफ द हीट पंप, सीओपी ऑफ द हीट पंप क्या होता है? एक ज्यादा होता है ना, एक ज्यादा होता है रेफ्रिजरेटर के सीओपी से, तो क्या हो जाएगा आपका? 2.5 - 1, दैट वन इज व्हाट? 1.5। दिस इज द आंसर। काम खत्म। ये एग्जांपल, ये ध्यान दीजिएगा, ये लिख लीजिएगा, इट विल बी बेटर, ठीक है? और ये रियलाइज करना, ठीक है? रिवर्सिबल इंजन कह रहा हूं, रिवर्सिबल इंजन इसीलिए कह रहा हूं कि किसी तरीके का इंपैक्ट ना ही सराउंडिंग पे ना ही आपके सिस्टम पे। अगर आपका रिवर्सिबल इंजन नहीं हुआ, रिवर्सिबल इंजन नहीं हुआ तो पता चलेगा कि जितना Q1 रिजेक्ट कर रहा है, जितना Q2 एक्सट्रैक्ट कर रहा है, अगर रिवर्स कर दिए तो Q1 का वैल्यू चेंज हो गया, Q2 का वैल्यू चेंज हो गया, वर्क आउटपुट का वैल्यू चेंज हो गया। तो आप खुद सोचो, क्या ये सीओपी के अकॉर्डिंग आप इफिशियंसी का वैल्यू दे पाओगे क्या? इस सीओपी, क्योंकि इस सीओपी के लिए Q1 अलग है, W अलग हो जाएगा, और जब इसे रिवर्स करोगे तो Q1 और W अलग अलग। तो इस सीओपी के अकॉर्डिंग क्या इफिशियंसी ऑफ द इंजन दे पाओगे? नहीं दे पाओगे, ठीक है ना? इफिशियंसी ऑफ द इंजन अलग ही हो जाएगा। इसलिए मैंने कहा दैट साइकिल मस्ट बी रिवर्सिबल, तभी हम ये रिलेशन लगा पाएंगे, तभी हम ये रिलेशन लगा पाएंगे, दैट साइकिल मस्ट बी रिवर्सिबल, तभी हम ये क्या लगा पाएंगे? ये कॉन्सेप्ट, ये एनालिसिस लगा पाएंगे, ठीक है? इसीलिए क्लियरली इफ द हीट पंप इज कंप्लीटली रिवर्सिबल, if the heat pump is completely reversible, अगर रिवर्स करोगे Q1 सेम, Q2 सेम, W आउटपुट W इनपुट के बराबर। अगर रिवर्सिबल नहीं हुआ, रिवर्स कर दिए, Q1 अलग, Q2 अलग, W इनपुट अलग ही हो जाएगा, W आउटपुट अलग ही हो जाएगा। तो इस रिलेशन के अकॉर्डिंग इफिशियंसी ऑफ द इंजन नहीं निकाल पाओगे। इफिशियंसी ऑफ द इंजन और सीओपी में कोई रिलेशन ही नहीं बैठेगा। सीओपी ऑफ अलग कुछ और 1/COP ऑफ द हीट पंप कुछ और, इफिशियंसी ऑफ द इंजन रियल मैनर में कुछ और। ये तभी कॉन्सेप्ट वैलिड है जब आपका क्या होगा? ये कॉन्सेप्ट तभी वैलिड है जब आपका क्या होगा? रिवर्सिबल इंजन होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। ये रिवर्सिबल हीट पंप होगा, ध्यान रखिएगा। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, दैट वन इज क्वाइट नेसेसरी। ये मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूं, ये होना मस्ट है, ठीक है ना? ये होना मस्ट है। या फिर यहां नीचे भी बताया है मैंने, दैट वन इज कॉन्सेप्ट इज वैलिड फॉर रिवर्सिबल, रिवर्सिबल साइकिल, रिवर्सिबल साइकिल के लिए वैलिड है। और एक और मैं बता दे रहा हूं, यहां पे थोड़ा रियलाइज करें, यहां पे क्या लिखा है मैंने? यहां पे मैंने रिवर्सिबल इंजन लिखा है, रिवर्सिबल इंजन लिखा है, तभी ये कॉन्सेप्ट आगे लेके बढ़ा हूं मैं, ठीक है? आई होप यू कैन अंडरस्टैंड, ठीक है? आप समझ सकते हो जो मैंने यहां पे डील किया। क्लियर? नाउ विल मूव टू द सम कॉन्सेप्ट ऑन द व्हाट कुछ कॉन्सेप्ट हम डील करेंगे एंट्रोपी से रिलेटेड, ठीक है? एंट्रोपी से रिलेटेड डील करेंगे। देन आफ्टर विल सी द कार्नोट थ्योरम, कार्नोट थ्योरम देखेंगे हम, ठीक है? कार्नोट थ्योरम से रिलेटेड डील करेंगे। उसके बाद फाइनली हम रेफ्रिजरेशन में चलेंगे, ठीक? सॉरी, नॉट ओनली रेफ्रिजरेशन, एट कार्नोट थ्योरम के बाद हम प्योर सब्सटेंस में जाएंगे, और प्योर सब्सटेंस में फिर प्रॉपर डील करेंगे प्योर प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस, यानी कि कुल मिला के यूनरी फेज डायग्राम, फेज डायग्राम हम डील करेंगे, जो कि हमारे वेपर कंप्रेशन साइकिल के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। इवन आपको और एक चीज़ बता दूं, जब आप पावर प्लांट में रैंकाइन साइकिल पढ़ोगे, जब आप पावर प्लांट में रैंकाइन साइकिल पढ़ोगे, उस रैंकाइन साइकिल के लिए भी आपका फर्दर फेज डायग्राम बहुत ही ज़रूरत होगा। इसलिए मैं इतना ज़रूर कहूँगा, फिर से एक बार रिपीट करूँगा कि क्या करना, आप हर हाल में थर्मोडायनेमिक्स के लेक्चर फॉलो करिए, ठीक है ना? ठीक है, दैट्स अनदर मैटर कि ये ग्लिम्स आपको पता चल गया। ये ग्लिम्स सब इसलिए है कि उतना ही आप फोकस करोगे जितना मैंने यहाँ बताया है। अगर इसे मेमोराइज कर लिया, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, स्टिल आपका क्या हो जाएगा? उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। देयर विल बी नो प्रॉब्लम इन द रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग इफ यू मेमोराइज दिस पार्ट, ठीक है? इसे आप मेमोराइज कर ले रहे हो तो। बट मैंने कहा कि एक बार थर्मोडायनेमिक्स के लेक्चर आप फॉलो कीजिए, क्योंकि आईसी इंजन फर्दर पावर प्लांट में आपका थॉरली यूटिलाइजेशन है, ठीक है ना? इसलिए
नाउ दिस इज द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से रिलेटेड स्टेटमेंट है ये सिर्फ. नाउ मूव टू द कॉन्सेप्ट ऑफ द इंट्रोपी. कॉन्सेप्ट ऑफ द इंट्रोपी में मूव करेंगे हम लोग. देन आफ्टर विल मूव टू द कार्नोट थ्योरम. देन आफ्टर विल मूव टू द फेज डायग्राम, यूनिटी फेज डायग्राम, और यू कैन से द प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस. उसके बाद कहीं जाके हम लोग मूव करेंगे कहाँ पे, उसके बाद कहीं पे जाके हम लोग मूव करेंगे रेफ्रिजरेशन सिस्टम पे, रेफ्रिजरेशन के सब्जेक्ट पे मूव करना शुरू करेंगे. ठीक है.